हेलो एवरीवन। सो टुडे इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं हमारा 9th क्लास का चैप्टर 4 मैटर इन अवर सराउंडिंग की टेक्स्ट एक्सरसाइजेस। तो हमने हमारे इस चैप्टर की रीडिंग वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो हमें यहाँ पर इन्होंने कैल्विन्स में कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं, हमने उससे किस में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल के ऊपर चेंज करना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब अपने कैल्विन को सेल्सियस में चेंज करना होता है तो आप 273 माइनस करते हो, और अगर आपने कैल्विन में चेंज करना होता है सेल्सियस को तो आप क्या करते हो, प्लस करते हो 273। ठीक है, तो अब कैल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, -273 करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास टेम्परेचर है 293 केल्विन्स। ठीक है, तो 293 केल्विन्स हैं, तो उनको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 293 में से माइनस करेंगे 273। तो 293 से माइनस किया 273 तो हमारे पास क्या आता है 20, तो मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास 470 केल्विन्स। ठीक है, तो अब 400 केल्विन्स हैं, सेल्सियस में चेंज करना है तो हम करेंगे -273। तो 417 केल्विन से हम 470 से हम माइनस करेंगे 273, तो उसको इनमें से माइनस किया तो आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आता है 197, तो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 293 केल्विन हो तो सेल्सियस कितना होगा 20 डिग्री, और अगर 470 केल्विन हो तो सेल्सियस कितना होगा 197। ओके, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द कैल्विन स्केल। तो हमें नीचे टेम्परेचर दिए हुए हैं सेल्सियस में, उन्हें हमें चेंज करना है कैल्विन स्केल में। ठीक है, तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कैल्विन स्केल में चेंज करना हो सेल्सियस को तो हम उसमें 273 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब हम वैसे ही करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है 225 डिग्री सेल्सियस, तो हम 25 में प्लस करेंगे 273, तो हमें क्या मिलेगा 298। तो 298 कैल्विन्स। ठीक है, मतलब अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 298। बी इज़ 373, तो 373 सेल्सियस है। ठीक है, उसे कैल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें करेंगे +273। सो 373 को प्लस करेंगे 273 से तो हमें मिलेगा 646। ठीक है, कैल्विन्स। ठीक है, तो मतलब कि अगर 373 सेल्सियस है, ठीक है, तो वो कैल्विन में कितना होगा 646 कैल्विन्स। थर्ड इज़ गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इन्होंने हमें नीचे कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, हमने उन्हें क्या देने हैं, रीजंस देने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, नैपथलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। की जो नैपथलीन बॉल्स होती हैं वो टाइम के साथ डिसअपियर हो जाती हैं बिना किसी सॉलिड को लीव किए। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका रीज़न है दिस इज़ बिकॉज नैपलाइन सबलाइंस दैट इज़ इट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट मेल्टिंग। ये क्यों होता है, क्योंकि जो नैपथलीन बॉल्स होती हैं वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के द्वारा डायरेक्टली किस स्टेट में चेंज हो जाती हैं, वेपर स्टेट में चेंज हो जाती हैं बिना किसी मेल्टिंग से। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो नैपथलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज़ वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कि जब हम बहुत मीटर अवे बैठे होते हैं तो भी हमें परफ्यूम की जो स्मेल हो जाती है हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन का इन्होंने हमें रीज़न कहा है कि रीज़न बताओ। तो इसका रीज़न क्या होगा, दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ परफ्यूम आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। ये इसीलिए होगा क्योंकि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। हाई वेलोसिटीज़ मीन्स मतलब कि उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा जो वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारी इस ऑब्जर्वेशन का रीज़न। क्वेश्चन फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स हैं हमें 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं, पहले हमें उसके पार्टिकल्स में देखना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद उन्हें हमें किस में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, फिर हमें देखेंगे कि सबसे कम किस में है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास कौन से 3 सब्सटेंस है, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम
हमने रीड किया था कि सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स किस में होता है, गैस में। तो यहाँ पर गैस की एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर सेकेंडली हमारे पास गैस से कम अट्रैक्टिव फोर्स किस में होता है, लिक्विड में। तो वो एग्जांपल है हमारे पास वाटर। एंड देन हमारे पास उससे कम किस में होता है, सॉलिड में, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर। क्वेश्चन 5 इज़ व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो हमें इन्होंने टेम्परेचर्स दे रखे हैं, हमें पता करना है कि जो ये गिवन टेम्परेचर्स हैं उनके ऊपर वाटर की फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर मेल्ट होना स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, लिक्विड। तो हम लिखेंगे लिक्विड। देन बी हमारे पास होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर मेल्ट होना स्टार्ट होता है आइस से। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी स्टार्ट होना मतलब मेल्ट होना अभी स्टार्ट ही हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है या फिर आधी हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। सी है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं पता है कि सारा वाटर बॉयल हो चुका है या फिर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी आधा पानी बचा है या फिर आधा कन्वर्ट हो गया है गैस में। इसलिए हम लिखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई दैट। तो हमें 2 रीजन्स देने हैं, जो नीचे हमें इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, मतलब इन्होंने बताया हमें उनके रीजन्स देने हैं। तो फर्स्ट हमें पास इन्होंने बोला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड, कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर होता है वो लिक्विड होता है। तो हम क्या लिखेंगे, at room temperature water is liquid because melting point of water is 0 डिग्री सेल्सियस and boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। की जो लिक्विड होता है जो वाटर रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो 0 डिग्री रूम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सेकंड हमारे पास इन्होंने दे रखा है कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि जो आयरन अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, सॉलिड होती है। तो हम लिखेंगे आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज आयरन अलमीरा सॉलिड होती है क्योंकि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ मोर दैन रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, इसीलिए वो भी सॉलिड है ना, वरना तो क्या होती, वो लिक्विड होती। Question number 7 is why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जो आइस होती है, ठीक है, वो 273 केल्विन्स के ऊपर वाटर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों होती है कूलिंग में, मतलब वो ज़्यादा कूलिंग क्यों प्रोवाइड करती है। वाटर भी उसी टेम्परेचर पे होता है और आइस भी, लेकिन फिर आइस ज़्यादा कूलिंग क्यों क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। इसका इन्होंने हमें पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे आइस एट 273 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट 273 केल्विन्स। की जो वाटर होता है, ठीक है, और जो आइस होती है 273 केल्विन्स में, उनमें से जो आइस होती है वो कूलिंग देने में मोर इफ़ेक्टिव होती है वाटर से। ठीक है, ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज, ये इसीलिए होता है इन आइस, क्योंकि आइस में मॉलिक्यूल्स हैव लोअर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द लिक्विड वाटर। कि जो हमारे पास आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लोअर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू दी पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड वाटर में। मतलब हम लिक्विड वाटर के पार्टिकल्स की बात करें और आइस के पार्टिकल्स की बात करें, आइस के पार्टिकल्स में कम एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए इन्हें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न चाहिए होता है मेल्टिंग के लिए। सो इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर मेल्टिंग। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न चाहिए होता है इन्हें मेल्टिंग के लिए, इसलिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा आइस प्रोवाइड करते हैं। What produces more surf burns, बॉइलिंग वाटर और स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन 8 था हमारे पास कि क्या सर्फ बर्न्स कौन प्रोड्यूस करता है इन दोनों में से, बॉइलिंग वाटर या फिर स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर हम बॉइलिंग वाटर को या फिर स्ट्रीम को अपने हाथ पे डालते हैं तो सबसे ज़्यादा सर्फ बर्न्स कौन प्रोड्यूस करेगा हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वाटर है वो कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री से सेल्सियस के ऊपर, और स्ट्रीम होता है वो मतलब कि जो वाटर बॉयल हो चुका है और उसके वाटर वेपर्स बन चुके हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। मतलब वाटर वेपर्स को ही स्टीम बोला जाता है। ठीक है,
तो कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो हमारे पास सोल्यूशन है कि स्ट्रीम प्रोड्यूसेस ऑफ बर्न एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। जो स्ट्रीम होगी वो ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगी एज़ कम्पेयर टू दी बॉइलिंग वाटर। ये इसीलिए होगा, दिस इज़ बिकॉज क्योंकि इन स्ट्रीम द मॉलिक्यूल हैव हायर किनेटिक एनर्जी, कि स्ट्रीम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है देन इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्ट्रीम के उनमें क्या होती है, ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए कौन ज़्यादा सर्फ बर्न्स प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रीम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।